को पुष्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है। इस बात को मुझे बाद में ही पता चला। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य है। आरती पाठक जी ने कहा कि आपको 20 नहीं तो 25 मिनट मिलता है, तो उसके अंदर वक्तव्य मतलब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश की है। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएँ और नमस्कार। धन्यवाद। हाँ विष्णु जी बोलिए, विष्णु जी। बहुत बहुत सुनील सर, लग रहा है विष्णु जी नहीं है। सुनील सर, चलिए मैं ही बोल आलोक सर राठौर जी को जोड़ दीजिए, उनके नेट की प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद रिधिमा मैम। सबसे पहले तो आपने समय का ख्याल रखा और बिल्कुल जो आपके पास समय था और अत्यंत ही तल्लीनता से और जिस तरह आप बोल रही थी उसमें हमें कतई नहीं लग रहा था कि आप भारतवर्ष के नहीं हो। आपकी हिंदी, आपके एक एक शब्द ऐसे गढ़े हुए थे और जिस तरह से भीष्म साहनी के आपने सभी रचनाओं को लिया, उनके सब नाटक से लेके सब कुछ बात की, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे मैम आप हमसे आगे जुड़ते रहें। हम आपसे चाहेंगे आगे आने वाले सेमिनार में भी आप हमें अपनी बातों से हम सबको लाभान्वित करें और निरंतर आपका साथ हमें मिलता रहे। अब थैंक यू मैम, बहुत बहुत हार्दिक आभार हम सभी की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से जो जुड़े हुए हैं। लगभग 1200 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और आपको निरंतर सुन रहे हैं। और धन्यवाद। आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, उसके लिए पढ़ रही हूँ। मैं वो बात बताना चाहती थी। हमने आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे दी। आप डॉक्टर भी बन जाएंगी मैम। और बहुत लोग बिना डॉक्टर के भी सारा चीर फाड़ कर देते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर होते हैं ना, बहुत तरह के होते हैं। एक तो पढ़ाई लेके भी डॉक्टरी करते हैं और एक जो बिना पढ़े हुए भी डॉक्टर बनते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिस तरह बोला मैम आपने, वो पीएचडी की डिग्री के बिना भी आपने, जैसे कि आप पीएचडी डिग्री के होल्डर हैं, तो आपको बहुत बहुत आभार रिमा मैम। और हम आशा कर रहे हैं, हम सब आशा कर रहे हैं कि आप हमसे फिर आपका साथ हमें मिलता रहेगा। आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे और आप हमें साथ दें, बिल्कुल जुड़े मैम। और मैं अब अगले वक्ता के रूप में महाराष्ट्र से हेलो सर, मैं उनका परिचय दे दूं। विष्णु जी आगे, विष्णु जी आगे, विष्णु जी को जोड़ दीजिए सर, उनका डिस्कनेक्ट राठौर जी नहीं है। मैं पाठक जी का परिचय दे दूं? हाँ बिल्कुल, आप ही से दिलवाऊंगा सर। विष्णु जी है, मैं कैसे जोड़ूं संतोष जी? वो जब ज्वाइन करेंगे तभी तो ज्वाइन करेंगे। तो मैं दीपक पवार जी से बोलूंगा कि वो विष्णु जी का परिचय दें। लेकिन विष्णु जी के बारे में मैं इतना तो मैं जानता ही हूँ कि वो अत्यंत सौम्य एवं विनम्र हैं और विभागाध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने समय निकाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें व्यस्त थे पाटिल सर, पंडितनाथ पाटिल सर। तो मैं दीपक पवार जी से निवेदन करूंगा कि वो सर का संक्षेप में परिचय दें और फिर हम उन्हें सुनना चाहेंगे। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अभी इसके बाद के जो वक्ता है उनका नाम है डॉक्टर पंडितनाथ पाटिल। पंडितनाथ पाटिल यह गंगामाई जो महाविद्यालय है धुलिया, यहाँ पर पिछले 25 साल हिंदी विभागाध्यक्ष होकर ये वहाँ पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। खास बात यह है कि पंडितनाथ पाटिल जी का जो परिवार है वो पूरा परिवार संत परिवार है, संत साहित्य परिवार से जुड़ा हुआ है। और इसलिए उन्होंने जो शोध कार्य किया है, उनका शोध कार्य यह तुकडोजी महाराज जो महाराष्ट्र के संत कवि है, राष्ट्र कवि, उनके साहित्य पर उन्होंने शोध कार्य किया है। तथा वे एक कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विश्वविद्यालय जलगांव
विश्वविद्यालय जलगांव से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पर वे हिंदी अभ्यास मंडल में वे रह चुके हैं। साथ ही साथ उनकी लगभग 5 प्रकाशित किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें आलोचना है और साथ वे कबीरा खड़ा प्यार और उसके बाद रोकोगे नहीं राधिका, ऐसे जो नाट्य रचने उन पर उन्होंने आलोचनाएं की है और साथ-साथ वे वे अनुवाद का भी कार्य करते हैं। तो यह उनका संक्षिप्त परिचय है। मैं इसके बाद डॉक्टर पंडित पाठक से अनुरोध करूँगा कि वे अपने मंतव्य को इस विचार मंच के सामने रखें। पंडित पाठक। प्रणाम सभी को। आज के सहचर की पत्रिका के माध्यम से और विश्व हिंदी संगठन के माध्यम से जो भीष्म साहनी के जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आलोक रंजन जी पांडे, सुनील जी तिवारी, इन्होंने ये मौका हमें दिया कि हम सब मिलकर विष्णु जी को याद करें। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि हम हजारों की तादाद में, कोरोना जैसी परिस्थिति, पूरे विश्व में महामारी फैली है, इसके बावजूद हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा होते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं शुरुआत में ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भीष्म साहनी का रचना संसार या उनका साहित्य। मित्रों, जो साहित्यिक होता है, जो साहित्य लिखता है, वो समाज से जुड़ा होता है। वो समाज में जो घट रहा है उसे देखता है और उसी का प्रकटीकरण वो अपने साहित्य के माध्यम से करता है। इसीलिए रचनाकार को हम कालजयी कह सकते हैं। उसमें भी प्रेमचंद की जो परंपरा रही है, उस प्रेमचंद जी की परंपरा में भीष्म साहनी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि उनकी जो रचनाएं हैं, भले वो पौराणिक विषयों पर लिखी गई हो, वो सामाजिक विषयों पर लिखी गई हो, वो धार्मिक विषयों पर लिखी गई हो, वो पारिवारिक विषयों पर लिखी गई हो, उनका सारा जो रिश्ता, उनकी जो मतलब क्या कहते हैं, उनकी जो उन्होंने जो लिखा है वो आज भी बिल्कुल कालातीत नहीं हुआ है। वो आज भी हम देखते हैं समाज में। इसी के आधार पर मैंने कुछ विशेषताएं उनकी, जब मैंने उनको पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ विशेषताएं उनकी बना ली और उन विशेषताओं के आधार पर हम उनका साहित्य को, उनके साहित्य की विश्लेषण आज के इस व्याख्यान में करें। ये तो आपको पता है कि कई लोग, हजारों हजार लोग भीष्म साहनी जी को तमस वाले भीष्म साहनी के नाम से जानते। तो तमस है क्या? वह उपन्यास जिसमें सांप्रदायिकता का वर्णन, विभाजन की त्रासदी उन्होंने लिखी। इसलिए मैंने क्या किया, उनकी कुछ विशेषताएं जो बनाई, उसमें एक विशेषता उनके साहित्य की मैंने बनाई कि सांप्रदायिकता के कई, मतलब मैं सारी चर्चाएं नहीं करूंगा, तमस पर भी बहुत सारी चर्चा मेरे पूर्व के व्याख्याताओं ने की है। तो मैं एक कहानी पे चर्चा करना चाहूंगा और उस कहानी का नाम है अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया, इस कहानी में एक ऐसी घटना है कि लेखक जो है 15 अगस्त के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो हमें देश को स्वतंत्रता मिली, उसे देखने के लिए ट्रेन से आ रहे हैं। और जब वो ट्रेन से आ रहे हैं तब वो देखते हैं कि एक स्टेशन पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी लड़की को लेकर रेलवे में चढ़ रहा है। उस रेलवे में लेखक के साथ 3 पठान है, वो पठान उनको चढ़ने नहीं देते हैं। और वहां पे एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी जी का जो निरीक्षण था वो कितना बेहद था, इसकी और आप ध्यान दीजिए। भीष्म साहनी कहते हैं कि जो व्यक्ति रेलवे के बाहर है वो अंदर आना चाहता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अंदर आए, और एक बार जब वो आदमी अंदर आ जाता है तो वही दूसरे चढ़ने वाले को कहता है, अरे गाड़ी में जगह नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। तो ये जो परिस्थिति है, देखो मनुष्य की छोटी छोटी भावनाओं को वो किस तरह से पकड़ लेते।
तो उस घटना में एक वो व्यक्ति अपनी पत्नी और लड़की को लेकर रेलवे में चढ़ना चाहता है। उसी वक्त वो जो पठान है ऊपर से वो लात मारता है, उस व्यक्ति को ना लगकर वो उसकी पत्नी को लगता है, उसकी पत्नी के छाती पर वो लात लगती है, वो बेचारी कराहती हुई नीचे बैठ जाती है कि उसका सामान अंदर नहीं आ पाता, फिर जबरदस्ती उन्हें धकेल कर उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या होता है, वहां पर एक व्यक्ति है जो छटपटाता है, वो दुबला पतला है, वो छटपटाता है कि वो हिंदू लोग थे, हिंदू समाज के हिंदू परिवार वो था जिसे इस तरह से रेल से बाहर फेंक दिया गया। उसके दिल में बहुत दर्द है, वो उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन तीनों पठान हट्टे कट्टे हैं और वो दुबला पतला आम व्यक्ति है। तो जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है और उसे पता चलता है कि अमृतसर आ रहा है, तब वो इतना दुबला पतला, उसके शरीर में शक्ति सी आ जाती है और वो उन पठानों से लड़ने लगता है। और जब अमृतसर स्टेशन आ जाता है, वो उतर कर एक लोहे की सलाख लेकर आता है, वो उनको मारने के लिए। वो कहता है कि मैं इसे बदला लूंगा, तो उसके लिए आता है। लेकिन तभी कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग पठान जो है वो आ जाते हैं, उनको कहते हैं भाई आगे चलो, और उनको उतार के नीचे ले जाते हैं। उस दौरान और एक घटना घटित होती है। उसके लिए भीष्म साहनी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल मील का पत्थर इस तरह का वो वाक्य है। जब वो ट्रेन वहां से चलती है, पीछे गांव जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं स्टेशन पर, वो देख रहे हैं, तब वो कहते हैं कि भारत में, मतलब हिंदुस्तान था तब, अखंड हिंदुस्तान में विभाजन की समस्या है और लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश कर देना चाहते हैं, इसलिए ये झगड़े हो रहे हैं, इसलिए ये दंगे हो रहे हैं। और फिर क्या होगा, जब विभाजन हो जाएगा दंगे खत्म हो जाएंगे। देखो, क्योंकि किसके लिए झगड़े थे? विभाजन के लिए। 1947 में विभाजन हो गया, लेकिन क्या हमारे भारत में दंगे बंद हो गए? क्या पाकिस्तान में दंगे बंद हो गए? क्या बांग्लादेश में दंगे नहीं होते? इन सारे प्रश्नों को हमें सोचने के लिए छोड़ देते हैं भीष्म जी। और फिर उस कहानी में आगे जब अमृतसर से वो ट्रेन आगे चलती है, उसे मैं पूरा करता हूँ। जब आगे चलती है और आगे एक स्टेशन पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दौड़ रहा है और वो चढ़ना चाहता है, दरवाजा बंद है, जैसे वैसे वो कहता है कि भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो वो दुबला पतला सा व्यक्ति जाके दरवाजा खोलता है और वो व्यक्ति जैसे ही अंदर आता है वो कहता है कि या अल्लाह, अच्छा हुआ, जगह तो मिल गई, घुसने की जगह मिल गई। जैसे ही वो इतना कहता है, यह व्यक्ति अपने हाथ से लोहे की सलाखें लेके उसके सिर में दे मारता है और फिर वो ट्रेन के नीचे गिर जाता है और वो दरवाजा लगाकर फिर से लेकर के पास आकर बैठता है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमें बताती है कि मनुष्य बदला लेना चाहता है। हालांकि जिन हिंदुओं को गाड़ी के नीचे उतार दिया गया वो इसके रिश्तेदार नहीं है, और जो मुस्लिम परिवार जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में चढ़ना चाहता है वो पाकिस्तान का मुसलमान नहीं है, या वो मुसलमान नहीं है जिसने पहले समाज के व्यक्ति को गाड़ी से निकाल कर फेंक दिया। तो इन सारी बातों को अगर आप देखें तो भीष्म साहनी ये बताना चाहते हैं कि दंगे होते क्यों हैं। दुर्भाग्य से मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर में पिछले 10 सालों में 3 बार सांप्रदायिक दंगे हुए, 3 बार। और तीनों बारों जो तत्कालीन कारण थे वो अत्यंत सामान्य थे। किसी होटल में चाय पिया कोई व्यक्ति और चाय के उसने पैसे नहीं दिए, इसलिए उन दोनों में झगड़े हुए और उन झगड़ों का प्रचारण इस तरह से हुआ कि पूरे गांव में चला गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार किए, उनके घर जला दिए। जैसे ये खबर इधर मिलती है, ये लोग यहाँ जो मुसलमान रहते हैं उन्हें तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, ना वहां के मुसलमान ने ऐसा किया, ना यहाँ के हिंदुओं ने ऐसा किया। फिर वहां पे ऐसी खबर जाती है कि वहां पे हिंदुओं ने मुसलमानों के घर जलाए। और फिर ये जो है, जबकि कुछ नहीं हुआ, एक चाय का 10 रुपए का झगड़ा है और वो 10 रुपए का झगड़ा मनुष्य को कहां से कहां ले जाता है, कहां धार्मिक कर देता है, हमें सांप्रदायिकता में इस तरह से भान देता है। कल जो अकबर मेरा दोस्त था वो मुझे दुश्मन लगने लग जाता है, कल जो सलमा मैं इसे बहन मानता था वो मेरी दुश्मन बन जाती है। ये जो हमारे देश में लगी हुई सबसे बड़ी बुराई है। मैं कहता हूं कि हमारे देश में ये होना ही नहीं चाहिए। जबकि जब भारत का विभाजन हुआ,
जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं था वो लोग चले गए। नासला शर्मा ने लिखा है, नासला शर्मा खुद कहती है कि जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान पे भरोसा नहीं था वो पाकिस्तान में चले गए। अब जो बचे यहाँ के मुसलमान हैं वो हिंदू 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 को मानते हैं, हिंदुस्तान को मानते हैं, तो उनको बाबर से प्यार क्यों, उसको शाहजहां से प्यार क्यों? हमारे गांव में और एक जो दंगा हुआ था उसके पीछे कारण तक क्या था, एक पोस्टर लगा था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो अफजल खान के पेट से अतड़िया बाहर निकाल रहे, ये पोस्टर लगा था। और उस पोस्टर का अनर्थ इतना हुआ, अब पता नहीं अफजल खान दुनिया के किसी भी मुसलमान का रिश्तेदार नहीं है, ना उनके वंश का कोई आदमी यहाँ पर है, फिर भी इस तरह से जो दंगे भड़काए जाते हैं वो क्यों होते हैं? अमृतसर आ गया इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, तमस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस त्रासदी को विश्व जी ने सहा है, और वो जो सारी बातें हैं उन बातों को देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक वैसा ही चित्रण अगर आपने कबीरा खड़ा बाजार में पढ़ा होगा नाटक, उस नाटक में भी आप देखेंगे कि संत कबीर जो है वो बिल्कुल आम व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने अपने पदों के द्वारा, भजनों के द्वारा, विचारों के द्वारा लोगों को मानवता की ओर ले जाना चाहता है। वो कहता है कि भाई कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुना है, तावर मुल्ला चढ़ी बांग देख के बहरे हुए को, इसमें क्या दुख, मतलब तकलीफ वाली कौन सी बात है? ऐसा होता नहीं है क्या? हिंदुओं के लिए भी वो कहते हैं कि मंदिर जो पत्थर जोड़ के मंदिर आपने बना दिया, अब उस मंदिर में भी भगवान है क्या? तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। पत्थर तुझे हरी मिले तो जाके पूछ पहाड़, उससे तो घर चक्की भली पीछा है संसार। तो वो बात भी हिंदुओं के लिए बुरी क्यों लगे, मुसलमानों को वो बात बुरी क्यों लगे? जाहिद तो कहता है, जाहिद शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहां तेरा खुदा है। ये सारे संत, मतलब सूफी संत भी इस तरह से हुए जिन्होंने मानवता की बात की। हिंदुओं में भी ऐसे कई संत हुए जिन्होंने मानवता की बात की। मानवता के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा काम हमारे देश में हुआ, फिर भी सांप्रदायिकता के बीज क्यों खत्म नहीं? परसों राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब इस तरह से कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के द्वारा कि 50 साल के बाद फिर वो उस मंदिर को हम तोड़ देंगे, फिर वहां पे मस्जिद बनेगी। तो ये जहर कब खत्म करोगे? इतिहास अपने आप को दोहराता है खुद ब खुद, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों से सांप्रदायिकता हमारे देश में बढ़ रही है। जहर जो सांप्रदायिकता का वो बढ़ रहा है। हमें हिंदू होने पर निश्चित गर्व होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसका अर्थ हम किसी दूसरे धर्म का विरोध करते नहीं है या उसे त्याज्य नहीं समझते। ये संविधान से चलने वाला देश है। इस देश में जो रहेगा अपने अपने धर्म का आदर करते हुए दूसरे धर्म का वो आदर करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों की ओर हमें ध्यान में आकर्षित करना चाहिए। फिर दूसरी विशेषता जो मुझे लगी उनके साहित्य में, वो है ग्राम्य जीवन। एक बहुत सुंदर कहानी, जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मतलब मैंने वो नाम सुना, मैंने उसको पढ़ा। कहानी का नाम था ओ हरामजादा, ओ हरामजादे। नाम जैसे ही सुना मैं समझ गया, क्योंकि मैं बहुत देहात से आता हूँ। हमारे देहात में भी दोस्तों को अपने बाप के नाम से बुलाने की प्रथा है, या फिर उसको हरामजादा कहने की प्रथा है। हमारे यहाँ एक तहसील है साकरी करके, उस तहसील में रान्ना कहने की प्रथा है, मतलब हरामजादा उसका एक अर्थ होता है। तो उस हरामजादा में क्या है कि लेखक जब रशिया में काफी वर्ष हो रहे, आपको पता है, जब वो वहां पर एक लेडी से मिलते हैं, वो बताती है कि मेरे पति जो है वो जालंधर के है, इंडिया के है, अगर आप चलेंगे, आपके पास समय, आप अगर चलते हैं, मेरे पति को मिलते हैं तो बहुत खुशी होगी। जब जालंधर लेखक उस लालजी से मिलने वहां पर जाते हैं, वो मिलकर बहुत खुश होते हैं, और फिर दोनों मिलने के बाद शराब की 2-2 पैक होते हैं। और उस दरमियान लालजी बताते हैं कि वो जालंधर कब गया था, कैसे गया था। और वहां जाने के बाद एक व्यक्ति, जब वो बाजार से जा रहे थे, किसी ने पीछे से आवाज लगाई, ओ हरामजादे, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, उधर उधर कहाँ देख रहा है? और तो वो देखता है कि उनका तिलक राज नाम का दोस्त वहां पे खड़ा है। वो दोनों जाके मिलते हैं,
वो उसे खाने का न्योता देता है। और लाल जी अपनी पत्नी हेलन को लेकर खाने पर जाते हैं और वहां उसकी जो पत्नी है तिलक राज की, वो पंजाबी स्टाइल की, वो उसने चोला पहना हुआ है, उसी तरह से उसका घर है, उसी तरह की रसोई है। वो सब याद करते करते लाल जी को याद आता है कि मेरी माँ इसी तरह से खाना परोसती थी, इसी तरह से बनाती थी, उसके हाथों की चूड़ियां इसी तरह से बची थी, उसकी पायल इसी तरह से। वो सारी यादों में खोया है। वो अपनी उस भाभी की तरफ देख रहा है कि इसकी पत्नी जो है विदेशी होने के बाद भी उसके दिमाग में यह जहर घोला जा रहा है। उसे लगता है कि मेरा पति जो है वो अपने दोस्त की पत्नी को निहार रहा है, उसे घूर रहा है। और उसके बाद उनके झगड़े होते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी कथा तो आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, आपने देखा होगा। उसके बाद वो उसको मारता है, फिर वो दोनों में झगड़ा होता है और फिर वो दोनों वापस चले आते हैं और उसके बाद वो कभी भारत में नहीं जाता। तो भारत की संस्कृति जो है, वो संस्कृति में जो प्यार है, जो मिठास है, जो सहज मिलन भाव है, वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको इनके ग्रामीण जीवन में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है पारिवारिक रिश्ते या स्त्री शोषण, जिसको हम कह सकते हैं। या आप जैसे हम लोग अभी नारी की विशेषता देखते हैं, या क्या कहते हैं नारी चेतना वगैरह, जो बातें हम नारी विमर्श चल रहा है, उस तरह से अगर आपने देखा तो विष्णु साहनी जी ने उस समय में भी, जैसे माधवी नाटक पर काफी मैडम जी ने बहुत अच्छा कहा और लगभग सभी वक्ताओं ने इस पर अच्छा वक्तव्य किया, वाग्य ने इस पर सारा डिटेल कथा आपको बताई। तो उसमें क्या है माधवी में कि एक पिता ययाति जो है राजा होने के बाद जब वो सब कुछ राजपाट त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं, उसके साथ उनकी एकमात्र पुत्री है माधवी, जिसको कौमार्य का वरदान मिला हुआ है। और उनकी विशेषता यह है कि उनके आश्रम में जो आता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। और जब डाला वहां पर पहुंचता है और वो कहता है कि मुझे इस तरह के 800 अश्वमेघ मुझे मेरे विश्वामित्र गुरु को देना है, जबकि विश्वामित्र ने मांगे नहीं थे। ये खुद उनके गले पड़ा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ आपको गुरु दक्षिणा देनी है। और फिर विश्वामित्र ने इस तरह से मांग लिया और फिर इसकी भागदौड़ हुई, फिर आत्महत्या वगैरह करने की कोशिश, ये सब आपको पता है। तो मुझे ये कहना है, इसका मूल बात मुझे ये कहनी है, मुझे इसकी और आपका लक्ष्य ले जाना है कि एक पिता अपनी पुत्री को ऐसे व्यक्ति को दान दे देता है कि जिसको 800 अश्वमेघ वाले अश्व चाहिए। अब वो उसकी प्रॉब्लम है। अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को, जो बेहद सुंदर है, जिसके पास कौमार्य का वरदान है, उसे वो उसको दे देता है और उनको कहता है कि जाओ, जिस राजा के पास 800 अश्व होंगे इस तरह के, उसे मेरी पुत्री दे देना और फिर वो अश्व आप ले लेना। वो एक बात है। और फिर आपको दूसरी ओर में उसका एक ध्यान लेके जाना चाहूंगा, वो है चिप की दावत। देखिए, इधर पिता अपनी पुत्री को दे रहा है गालव को, और चिप की दावत में पुत्र अपनी मां के द्वारा अपने चिप को खुश करना चाहता है, जबकि वो बीमार है। पहले तो वो कहता है कि तू यहाँ पे मत रहे, जैसे मेरे साहब आएंगे तू इधर चली जाना, उधर चली जाना। तो आप देखो, तो इस तरह का मनुष्य, क्या इस तरह की बातें आज समाज में नहीं है? माँ बाप के विषय में बहुत बुरी चीज हमारे समाज में हो रही है। इतने सारे वृद्धाश्रम बन रहे हैं। बहुत दुख होता है इन वृद्धों की परिस्थितियों को देखकर। तो ये जो परिस्थिति है बहुत भयावह है। और सबसे विचित्र बात यह है, आप निरीक्षण कीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए और देखिए, पूछिए उन वृद्धों से, किसी का भी लड़का किसान नहीं है, किसी का भी लड़का गरीब नहीं है, किसी का भी लड़का मजदूर नहीं है। किसी का लड़का पुलिस है, किसी का प्रोफेसर है, किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का कलेक्टर है। तो क्या हमारे देश की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हम अपने माँ बाप को इस तरह से छोड़ दें? और वो जो सारी बातें हैं, वो बातें हमें विष्णु साहनी को पढ़ने के समय हमें ध्यान में आती। और फिर और एक चौथी विशेषता जो है मैंने देखी है कि कलाकार का दुख।
स्वयं भीष्म साहनी ने भोगा है। जब उन्होंने हानुष लिखा, अपने भाई साहब को जाकर दिया, भाई साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर दूसरे और 2-4 लोगों को दिया, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं, उनको लगा कि भाई तो नाटक लिखने के लायक है ही नहीं। हर अच्छे कलाकार का दुख ये है कि उसकी कला को जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसकी कला को स्वीकार करें। हनुष का अर्थ ही होता है खुशियां। हनुष इस शब्द का अर्थ है हैप्पीनेस, खुशी। वो अपनी कला में खुश है। वो एक छोटा सा कारीगर है, वो घड़ी बनाना नहीं जानता वो, लेकिन उसको जबरदस्ती इस तरह का राजा का आदेश है कि जो घड़ी बनाए, तो वो घड़ी बनाने के लिए लग जाता है और फिर वो घड़ी बनाता है और फिर उसकी आंखें निकाली। कथा आपने देखी। तो कलाकार जो है, फिर वो साहित्यिक हो, गायक हो। सुशांत सिंह का नया नया मुद्दा है, आपने देखा है, रोज टेलीविजन पे चल रहा है। इतना अच्छा कलाकार, ऐसा क्या हुआ उसे आत्महत्या करनी पड़ी? कलाकार का बहुत बड़ा दुख है हमारे समाज में। कई अच्छे कलाकार नहीं छपते हैं, कई अच्छे लेखक नहीं छपते हैं, कई संपादक पत्रिकाओं के ऐसे हैं कि वो उनको नहीं छापते। छापना तो छोड़ो, पढ़ते भी नहीं है। तो ये जो सारा दुख है समाज में, अच्छे कलाकार का, अच्छे लेखक का, अच्छे कवि का, ये जो दुख है, उस दुख को भीष्म साहनी अपने साहित्य में लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जो एक विशेषता और मैंने उनके साहित्य में देखी है, वो है ऑनर किलिंग। महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं आए दिन होती है, हरियाणा में होती है, राजस्थान में आपने देखा। हमारे समाज में अंतर जातीय विवाह ये बहुत बड़ा जुल्म हमने मानना शुरू कर, और इसी के कारण हमारे समाज में आए दिन होता है। सैराट नाम का फिल्म आपने, जो महाराष्ट्र के लोग उन्होंने देखी होगी, फिर बाद में उससे हिंदी भी पिक्चर बनी थी, शायद वो भी आपने देखी होगी, कि एक समाज अपनी लड़की को किसी अपने से नीचे समाज में शादी करते नहीं देख सकता। हाँ, अगर वो ऊंचे समाज में जाती है तो ठीक है। तो ये जो मानसिकता है, इसको भी उन्होंने नीलिमा नीलोफर के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की। फिर राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो भीष्म साहनी तो राष्ट्रीयता के मूर्तिमंत प्रतीक ही थे। उनसे बढ़िया राष्ट्रीयता का चिन्ह और क्या हो सकता है? जिन्होंने विभाजन की त्रासदी देखी, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे देखे, जिन्होंने जात पात धर्म कलाकार का प्रॉब्लम, विदेशों में गए, विदेशों में उन्होंने वो सारी अड़चने देखी कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने से आगे किसी को जाने देना नहीं चाहता, अपने से बड़ा किसी को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। वो हमेशा अपने आप को ही बड़ा करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं ही बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे घर में कार नहीं है, इसका मुझे दुख नहीं है, मेरे बाजू वाले के घर में कार है, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। तो इस मानसिकता से उबरने की बहुत बड़ी कोशिश हमें करनी चाहिए। और उनके हर साहित्य में, उनकी कथा पढ़ लीजिए, उनका उपन्यास पढ़ लीजिए, उनकी कहानी पढ़ लीजिए, उनका नाटक पढ़ लीजिए, आपको दिखेगा कि भीष्म साहनी एक ऐसा साहित्यिक है जो जमीन से जुड़ा साहित्यिक, और इसीलिए वो सारी चीजें जो है वो बताता है। और फिर और एक विशेषता जो मुझे उनकी लगी, वो उनकी मानवता की दृष्टि। उन्हें लगता है कि मानव मनुष्य के बीच ये झगड़ा ना हो। हम अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर हम कुछ बनते हैं, तो हम इंसानियत को ना छोड़ें। इंसानियत हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और इंसानियत के लिए हमें जीना चाहिए, ऐसा उन्हें अक्सर लगता है। फिर अमृतसर आ गया देखिए, इसकी दावत देखिए, कबीरखड़ा बाजार में, खुंदा रिश्ता, वो हरामजादे, तमस, माधवी, किसी भी जो देख ले कि वो चाहते हैं कि हम लोग मानवता की ओर जाए। हमारे पहली से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं, आप निरीक्षण कीजिए कि उन किताबों के पहले पन्ने पर लिखा होता है प्रार्थना। भारत मेरा देश है, सारे भाई बहन मेरे, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है। ये भी हम लोग अगर सीख लेते तो हम मानवता सीख जाते। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमने प्रार्थना छोड़ के सब कुछ सीख लिया, हमने प्रार्थना नहीं। इसी कारण हमारी सरकार अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बदलाव उन्होंने कर दिया है, और वो ये सब जरूरी है। इन चीजों, पुरानी सारी बातों को हम तब तक रटे रहेंगे, तब तक उसको लेते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भीष्म साहनी का जो साहित्य है वो सटीक है।
प्रासंगिक है वो बहुत। लेकिन फिर भी उसके बावजूद दो चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो मुझे उनके साहित्य पढ़ते अटपटी लगी। समझ लीजिए, बिल्कुल हल्की फुल्की है, उसको अन्यथा न ले, वो तो सहज एक आलोचक की दृष्टि से या पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ये दो चीजें मुझे अटपट लगी। वो दो चीजें ऐसी है, एक है वो हरामजादा कहानी में जब लेखक लाल जी के घर जाते हैं और दोनों मित्र बनने के बाद हेलन जो है वो चाय रखने के लिए किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए, और ये दोनों शराब की बोतल निकालते हैं और वो दोनों पैक पीने के बाद जब उनकी चर्चा होती है तो हेलन जी जो है वो चाय लेकर आती है, और चाय लेकर आने के बाद ये दोनों चाय पीते। मुझे नहीं पता कि रशिया में शायद ऐसा होगा, भारत में भी पता नहीं मुझे, मैं तो शराब नहीं पीता, लेकिन मैंने सुना है कि जो शराब पीते हैं वो शराब पीने के बाद कभी चाय नहीं पीते। लेकिन वो हरामजादा में वो चीज आपको देखने को मिलेगी एक। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में क्या हो रहा है, नूरा और नीमा, काल्पनिक थोड़ी सी कल्पना जोड़ी है कि नूरा और नीमा झगड़ा करते हैं, तब नूरा कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था, पता नहीं ये किसका खून इसके अंदर है, इसको उठा कर ले आई। तो आज उस समय में सोचो, उस समय में किसी तालाब के किनारे पड़े हुए किसी अनाथ बच्चे को उठा ले जाने वाला नूरा, क्योंकि वो मुसलमान इस्लाम है, इस्लाम धर्मीय है, मुसलमानों में आज भी स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है। उस जमाने में अगर नीमा चाहती भी उसको उठाना, नूरा की अगर सम्मति नहीं है तो नीमा कबीर को तालाब से नहीं उठा सकती। इसके बावजूद भीष्म साहनी जी नूरा के द्वारा इस तरह के संवाद क्यों करवाते हैं? ऐसी कुछ घटनाएं आपको मिलेगी साहित्य में, आपको अटपटी लगेगी या आपके विचारों को लगेगा कि अरे ये कुछ अलग सी बात है। तो इस तरह के भीष्म साहनी जी कुल मिलाकर आप देखेंगे कि भीष्म साहनी जी एक निर्मल मन के सहज लेखक थे, जिन्होंने जो जो देखा, जैसे जैसे देखा वैसे वैसे लिखा, और यही कारण है कि वो अत्यंत प्रासंगिक। इसलिए भीष्म साहनी जी की इन सारी विशेषताओं के आधार पर अगर आप देखेंगे तो भीष्म साहनी जैसा साहित्य बहुत कम आपको मिलेगा। प्रेमचंद की परंपराओं में यशपाल, सुदर्शन, उन्होंने कहा है कई इंटरव्यू में कि इनका मुझ पर प्रभाव था, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने देखा कि उनकी कहानियां एक अलग मोड़ पे हमें ले जाती है, उनका उपन्यास हमें अलग ले जाता है, उनका नाटक जो है वो अलग जगह पर हमें ले जाता है। उनके बारे में तो काफी 2 घंटे 4 घंटे हम बात कर सकते हैं, समय की सीमा के अनुसार इतना मेरे ख्याल से काफी है। मुझे आलोक रंजन जी इन्होंने मौका दिया कि मैं आप सबके मुखातिब हो सकूं। आप सबने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना। जो कुछ अच्छा होगा वो मेरे गुरु का होगा, जो कुछ गलतियां होगी वो मेरी होगी। आप मुझे क्षमा करेंगे, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। और इसी तरह से आप सभी का, महानुभावों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सर, धन्यवाद सर। सर ने बहुत सारी जानकारी भीष्म साहनी के समग्र साहित्य पर जो है अपना विस्तृत इस प्रकार से व्याख्यान दिया। मैं आयोजन समिति की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली वक्ता डॉक्टर गरिमा जैन का परिचय आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर गरिमा जैन सहायक अध्यापक आरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर में कार्यरत है। आपकी शिक्षा एमए पीएचडी में हुई। आप छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में शोध पर्यवेक्षक हिंदी के रूप में एवं एनसीसी एयर विंग में केयर टेकर के रूप में कार्य कर रही है। आपने अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शोध पत्रों की प्रस्तुति की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन भी आपने किया है। प्रशासनिक स्तर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सह संयोजक के रूप में भी आप कार्य कर चुकी है। आपकी कबीर एवं निराला के विद्रोही स्वरों का विवेचन पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। मैडम जी का इस प्रकार का परिचय मैंने आपके सामने रखा, और मैं गरिमा जी से विनती करता हूं कि वे अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। आपका सहर्ष स्वागत है मैडम, आप स्वीकार करें और अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ मेरी मैडम, आ रही है। हाँ, सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करते हुए वर्तमान परिदृश्य और भीष्म साहनी के रचना संसार पर भीष्म साहनी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों एवं मुख्य वक्ता के रूप में रिद्धिमा मैडम जी को सादर नमन करती हूँ, और साथ ही सहचर ई पत्रिका के मुख्य संपादक एवं विश्व हिंदी संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी एवं संयोजक महोदय डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी का विशेष हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने के लिए यह मंच प्रदान किया। इस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ, क्योंकि वक्ता का वक्तव्य तभी सार्थक होता है जब श्रोतागण उपस्थित हो। अंदाज बयां ही रंग लाता है, वरना दुनिया में कोई बात नई नहीं होती। यह पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ रहे रचनाकार भीष्म साहनी जी के संदर्भ में सटीक बैठती हैं। अपने लेखन के विविध रंगों से भीष्म साहनी जी ने सदैव हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा और अनुवाद, हर विधा में उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का लोहा मनवाया। भीष्म साहनी जी स्वयं अपनी रचनाओं के बारे में कहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी मेरे अनुभव वैसे ही सपाट और सीधे साधे रहे हैं जैसे जीवन में। मैं समझता हूं अपने अलग से साहित्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जैसा मैं हूं वैसी ही रचनाएं ही तो रच पाऊंगा। मेरे संस्कार, अनुभव, मेरा व्यक्तित्व, मेरी दृष्टि सभी मिलकर रचना की सृष्टि करते हैं। भीष्म जी का रचना संसार बहुत विशद है, लेकिन मैं भीष्म जी की कहानियों पर, जो कि अभी मेरे पूर्व वक्ता विशेष संदर्भ में कुछ वर्णन कर चुके हैं, मैं उससे इतर कुछ कहानियों पर उनकी प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि भीष्म जी की कहानियां इतनी विस्तृत हैं कि किस पक्ष को उठाया जाए यह सोचना पड़ता है, क्योंकि भीष्म जी की कहानियों में भाव गागर में सागर की तरह है। ऐसा अगर मैं कहूं तो ये अत्युक्ति नहीं होगी। और कहानी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि जनजीवन की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी के माध्यम से कथाकार मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करता है। भीष्म साहनी जी तो स्वयं जीवन के कथाकार हैं, और उनके लिए जीवन से बढ़कर और कुछ भी नहीं, जीवन की सरल जटिलताओं की तरह उनकी कहानियां हैं। वर्तमान परिदृश्य की चुनौतियों के समक्ष उनकी कहानियां हमें मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कराने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। एक रचनाकार के रूप में भीष्म साहनी जी का जन्म उनकी परिस्थितियों और प्रतिभा दोनों को मिला जुला रूप रहा है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया। वे कई घटनाओं के भुक्तभोगी थे, चाहे वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, या भारत पाक विभाजन, या फिर साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील विचारधारा का बढ़ता हुआ प्रभाव रहा हो। सभी से उन्होंने कुछ ना कुछ सीख अवश्य ली। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भीष्म साहनी जी कई कहानी आंदोलन के दौर से होकर गुजरे। नई कहानी आंदोलन की धारा में बहते हुए उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी मध्य वर्ग को केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने तत्कालीन या यूं कहें समकालीन समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उनकी कहानियों के विषय और कथन शैली आवश्यकता अनुसार बदलते रहे हैं। सांप्रदायिकता, नगरीय जीवन की जटिलता, बदलते पारिवारिक संबंधों की जटिलता, मानव स्वभाव और मनोविज्ञान आदि उनकी कहानियों के प्रमुख विषय रहे हैं। भीष्म साहनी जी की ने सदैव यथार्थ को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। यथार्थवादी लेखन के कारण ही नामवर सिंह जैसे आलोचक ने उन्हें प्रेमचंद की परंपरा का लेखक कह डाला। जिस तरह प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के माध्यम से अपनी बात सभी तक पहुंचाई, उसी तरह से भीष्म साहनी जी ने भी आदर्श और यथार्थ का सहारा लिया। किंतु ये ध्यान से बात सुनिए, किंतु उन्होंने प्रेमचंद से इतर भी नए प्रयोग किए। यही व्यक्ति की नवोन्मेष प्रतिभा का परिचय होता है, और वह है मार्क्सवाद के साथ मानवतावाद का मेल।
उन्होंने मार्क्सवादी मानवतावाद के आधार पर पाठकों में संवेदना जागृत की। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो अमृतसर आ गया कहानी पर विस्तार से चर्चा की है, तो मैं उसके विस्तार पर नहीं जाऊंगी, लेकिन यह कहानी तमस जैसे उपन्यास की आधारशिला है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सांप्रदायिकता भीष्म साहनी जी का प्रिय विषय रहा है। यही कारण है कि कहानियों के साथ साथ नाटकों और उपन्यासों में भी इस पर खूब चर्चा की है और इस मुद्दे की गंभीरता को प्रस्तुत करने के साथ साथ इसके कारणों को खोजने और दुष्परिणामों को सामने रखने का प्रयास भी किया है। दूसरी ओर उनकी कहानी खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार के आंतरिक संबंधों की कलई खोली है, जो कि पूंजीवाद से प्रभावित होती रही है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी समस्त कहानियों में ये तथ्य ध्यान से समझाया है कि समाज की उस रग को पकड़ाया है उन्होंने इस कहानी के माध्यम से कि जहां खून के संबंध भी पैसे की ताकत के आधार पर तौले जाते हैं, जैसे कि हम वर्तमान समाज में देखते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य लिखते हैं कि उनकी अति लोकप्रियता किसी भदेसपन के कारण नहीं, बल्कि उनकी साहित्यिक खूबियों, तीव्र बुद्धि, सरल व्यंग और कटाक्ष चरित्रों की गहरी समझ और मानव हृदय की भावनाओं को पकड़ने की क्षमता के कारण थी। चीले कहानी, उनकी कहानियों के जो शीर्षक थे वही अपने आप में बहुत विशेष थे, जो कि चीले कहानी उत्तर आधुनिकतावादी युग में अकेलेपन, अजनबियत और हर समय संदेह के बीच में रहने वाले मनुष्य के मानसिक स्तर की परतों को खोलती है, जो कि आज के समाज में हम अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के सिनेमा के स्टार हो या आम आदमी हो। मूल्यहीन जीवन में असुरक्षा की भावना की जकड़न में फंसे आदमी की कहानी है चीले। पटरियां कहानी नव धनाढ्य वर्ग की चारित्रिक कमजोरी और मरती मानवता को उद्घाटित करने में सफल सिद्ध हुई है। चीफ की दावत तो हमारी मुख्य वक्ता ने उस पर विशेष रूप से टिप्पणी की है कि उसकी संवेदना हम सबके समक्ष पूर्ण रूप से सफलता से उन्होंने बताई है। मौका परस्त कहानी में राजनीतिक नेताओं के पाखंड और धूर्तता को बेबाकी और क्रूरता से उजागर किया है। और इतना ही नहीं, मौत को भी अपने हक में इस्तेमाल करने के कौशल में निपुण वे उन लड़कों से भी ज्यादा मौका परस्त और चालाक धूर्त हैं जो बूचड़ खाने में ले जाई जाती हुई निरीह बकरियों के दूध दूहने शुरू कर देते हैं। शुरू और अंत में बूचड़ खाने की प्रसंग की व्यंजना कहानी की संवेदना को अनेक स्तरों पर खोलती है। भटकती राग कहानी तो भविष्य के पर्दे पर आज की तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत की है और बीते हुए कल के संदर्भ में आज की तात्कालिक ध्वनियां भी वहां मुखरित होती दिखाई पड़ती हैं। फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है और सबसे बड़ी बात कि एक पारदर्शिता संहिता वो प्रस्तुत करते हैं जो लगातार कहानियों में आजकल विरल मिलती है। विवेक द्विवेदी के शब्दों में नई कहानी के अपने अनेक रचनाकारों की तरह भीष्म साहनी ने भी अपना परिवेश ज्यादातर गहरी मध्य वर्ग के जीवन को ही बनाया है। उनके समकालीन कथाकारों के यहाँ मध्य वर्ग के उच्च मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय दोनों तबकों का बहुत ही सूक्ष्म अंतर उन्होंने विविध स्तरों पर किया है और यह देखना प्रायः दुर्लभ माना जाता है। भीष्म साहनी की कहानियों में यह सारे तत्व मौजूद हैं। मध्यम वर्ग की कठोर आलोचना और तीखे विरोधाभास के जरिए यह तीव्र द्वंद्व पैदा करने की कला ही उनको नई कहानी आंदोलन के आधुनिकतावादी कथाकारों से अलग और विशिष्ट बनाती है। तभी तो नामवर सिंह जी ने भीष्म साहनी की कला को कैथरीन मैन्सफील्ड की कहानी कला के बहुत समीप माना है। कहानियों के विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भीष्म साहनी जी का रचना कर्म बहुत कुछ उनके जीवन से प्रभावित रहा है। वामपंथी विचारधारा के प्रभाव और स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभाग करने के कारण वे स्वयं को सर्वहारा वर्ग के निकट महसूस करते हैं। नाटक और रंगमंच की दुनिया से जुड़े होने के कारण
उन्हें पात्रों को समय और परिस्थिति के अनुकूल रचने का अनुभव प्राप्त हुआ। कहा भी जाता है ना, जाकी रही जिसकी पैर में बिबाई न फटी हो तो वो दूसरे का दुर्द क्या जानेगा। और यही बात, यही अनुभव, यही परिस्थितियां उनको सामाजिक दायित्व बोध और साहित्य बोध को बखूबी निभाने के पीछे उनकी छिपी ऊर्जस्विता और अनुभव कार्य करता रहा। उन्होंने समाज के माध्यम से समाज को पुनः वह सारे अनुभव वापस किए। उनकी हर एक कहानी में पिछली कहानी की तुलना में एक नयापन आ जाता है। कहानियों के संदर्भ में भीष्म साहनी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सीधे और सरल वाक्यों में एक गूढ़ विषय पर कहानी लिख जाते हैं। ऐसे में यह पता ही नहीं चल पाता कि पाठक और रचना के बीच एक लेखक भी मौजूद है। यह कहानियां सहज ही बहती चली जाती हैं और उनकी इसी सहजता में उन्हें साहित्य जगत में अपार प्रसिद्धि दिलाई। इसी संबंध में कमलेश्वर जी भी कहते हैं कि भीष्म साहनी जी का नाम 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस तरह से लिख गया है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। स्वतंत्रता से लेकर 11 जुलाई 2003 तक यह नाम हिंदी कहानी और नाटक का पर्यायवाची बना रहा। इस तरह का महत्व या तो प्रेमचंद को मिला या हरिशंकर परसाई के बाद भीष्म साहनी जी को जो प्रसिद्धि मिली, वो उन्होंने जो प्राप्त की, वो वास्तव में हिंदी साहित्य की प्रसिद्धि थी स्वयं में। क्योंकि भीष्म साहनी जी का जो साहित्य है वो सचमुच में उसका उद्देश्य है मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करना। क्योंकि जब तक अगर हम साहित्य सेवी हैं, साहित्य का अध्ययन करते हैं और अगर हम मनुष्य की कसौटी पर सही नहीं उतरते तो हमारा साहित्य का अध्ययन करना और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि भीष्म साहनी जी की कहानियां हों, चाहे नाटक हों, चाहे उपन्यास हों, उनकी कहानियों की जो मुख्य बात थी कि सपाट बयानी, वह हम सबको उनके रचना संसार की ओर से विशेष रूप से आकर्षित करती है। और जैसा कि मेरा मानना है कि साहित्य जो कि अलमारियों में बंद रहे, ऐसा साहित्य वास्तव में उसकी उपादेयता कम होती है। और जो मुक्त कंठ से और हृदय से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहे, वह साहित्य ही सचमुच अपनी उपादेयता सिद्ध करता है। और भीष्म साहनी जी का रचना संसार वर्तमान परिदृश्य में पूर्ण रूप से उपादेय है। क्यों? क्योंकि इनकी कहानियों का चाहे वर्ण विषय रहा हो, जैसे कि अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जो मुख्य जो मानव की और मध्य वर्ग की जो नस होती है उसका वर्णन वो तभी कर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह अनुभव किया। मैं अब इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि भीष्म साहनी जी के रचना संसार से जो मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आप सबके समक्ष रखे, वह उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनके प्रति वास्तविक अर्थों में शब्द सुमन जो मैं अर्पित करना चाहती थी, मैं अर्पित कर पाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने भीष्म साहनी के कथा संसार को हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही अभ्यासपूर्ण इस प्रकार का वक्तव्य आपका रहा। आपने हमारे श्रोताओं को जो उनकी ज्ञान पिपासा थी उसको पूर्ण किया इस प्रकार से, हमें लगता है। आपके प्रति विशेष आभार मैडम। धन्यवाद। अब मैं इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा हूँ। इस संगोष्ठी का अंतिम भाग जो है वह है आभार ज्ञापन का। आभार ज्ञापन के लिए मैं हमारे विश्व हिंदी संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक पांडे सर जी से विनती करता हूं कि वे इस संगोष्ठी का आभार ज्ञापन करें। उसके पहले मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूं सर के विषय में। सर हमें हमेशा कहते हैं कि उनकी डीपी पर जो है उन्होंने इस प्रकार का स्लोगन लिखा हुआ है कि हंसते रहो, खुश रहो, दूसरे को खुश रखो। इस प्रकार से उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक कोटेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है,
कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है आलोक सर जी का है। इसीलिए मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप जो है इस धन्यवाद विष्णु। अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का आभार ज्ञापन करें। धन्यवाद आइए विष्णु। सर। धन्यवाद विष्णु जी, आपने जो मेरे लिए कहा उसके लायक बिल्कुल मैं नहीं हूँ। आप सबने पाटिल सर को सुन के मैं मंत्रमुग्ध था। भले ही कोई यूट्यूब पे लिखे कि सर की बातें वैसी, सर की बातें ऐसी, लेकिन मैं सर आपकी बातों को सुन के बिल्कुल मंत्रमुग्ध था। और आपका कहने का जो अंदाज था सर, और मुझे लग रहा था कि पीछे की जो मूर्ति है आपने लगा रखी है वो आपके जिह्वा और आपके कर्म, आपकी भावप्रवणता, आपकी प्रस्तुति में बिल्कुल हूबहू दिखाई दे रही थी। और जैसा गरिमा जी ने कहा कि अंदाजे बयां ही रंग लाता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। इन्होंने भीष्म साहनी के लिए कहा था, मैं तो आपके लिए कह रहा हूं पाटिल सर, कि जो आपके कहने का अंदाज था वह वास्तव में, और एक एक शब्द, हो सकता है बहुत सारे शब्द बहुत लोगों को अच्छे ना लगे हों, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जहां मतभेद होता है वहीं पे अच्छे भेद निकल के आते हैं, वहीं पे अच्छे मत निकल के आते हैं। मतभेद होना लाजमी है, मनभेद होना नहीं चाहिए। और मतलब आपने लोगों को सोचने पे मजबूर किया। और वास्तव में किसी भी संगोष्ठी की पराकाष्ठा तभी होती है जब वह सामने वाले को सोचने पे मजबूर करती है। मैं भी आपको सुनते हुए मैं सोच रहा था कि क्या भीष्म साहनी केवल फणीश्वरनाथ रेणु या प्रेम, जैसे गरिमा जी ने कहा प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, मुझे तो लग रहा था कि वो तुलसी से भी बड़े हैं। मैं आपको सोचते सुनते हुए मुझे लग रहा था तुलसी से बड़े। मुझे क्यों लगा ये मैं बताना चाहता हूँ कि समय कम है, मैं 2 ही मिनट बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्योंकि तुलसी के पास एक लिखा लिखा और सब कुछ था, उनके पास कथा थी कि राम लक्ष्मण सीता सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन भीष्म साहनी के हर एक रचनाओं में, हर एक में देखिए उनकी कथा भी अपनी है, प्रस्तुति भी अपनी है, मतलब कंकाल भी उनका अपना है, और घटनाओं का कंकाल भी उनका अपना है, और विमर्श भी अपना है। जबकि तुलसी के पास विमर्श तो अपना है, घटनाओं का कंकाल उनके पास था। इसलिए हरामजादा कहानी की जब आप बात की आपने, तो मुझे लगा कि यह बिल्कुल ही, फिर पहले मैं पाटिल सर के बारे में बोल दूं, फिर मैं बात करूंगा। और आपने कहा मानवतावादी, और वास्तव में भीष्म साहनी से बड़ा मानवतावादी रचनाकार तो कोई है ही नहीं। आप देख लीजिए, उनकी हर चीज देख लीजिए ना। आप जब आप देख रहे हो कि मोहन जोशी हाजिर हो, या तमस वाले अभिनेता जब हमारे सामने दिखाई देते हैं, तो कहाँ लगता है उनमें हर जगह तो मानवतावादी है। तो वो आप देखिए, मानवता उनके हृदय में बसी हुई है, और संस्कार में रंगमंचीयता। बड़े भाई बलराज साहनी रंगमंचीय, और उससे भी बड़ा एक शिक्षक, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक। तो शिक्षा, रंगमंचीयता और मानवतावादी, तीनों का समावेश उनमें दिखाई देता है। और इन तीनों का समावेश मुझे यहाँ सभी वक्ताओं में भी दिखाई दिया। सबसे पहले धन्यवाद विष्णु जी आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, जो एक होता है ना संचालक, जिसे सूत्रधार कहते हैं, आपने सूत्रों की कड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से, और आपने बिल्कुल सबको समय दिया, बिल्कुल जिसको समय दिया कि आपको कितना बोलना है और कैसे बोलना है, आपने समय दिया। क्योंकि जब सूत्रधार जो होता है ना, जैसे आपने देखा कि मोती कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, यदि धागे खराब हो तो उस मोती का महत्व नहीं होता, क्योंकि धागा टूट जाएगा तो मोती बिखर जाएगा। तो आपने जो मोती जोड़ने का काम किया वो बहुत ही बढ़िया काम किया सर आपने। उसके बाद दशरथ जी हमारे प्रिय हैं, हम सबके प्रिय हैं। और दशरथ जी की बातें जो थी, उन्होंने गागर में सागर भरने वाली बात की। मुझे लगा कि दशरथ जी अभी और समय लेते तो अभी और कुछ उनका कहना बाकी रह गया।
अभी वो बहुत कुछ कहना, जैसे गरिमा जी अभी और कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि हमने सोचा था कि 7 बजे से खत्म करना है, तो इन्होंने अपने समय पे, क्योंकि अभी मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, मुझे दशरथ जी की बात अधूरी लगी, पूरी नहीं लगी, और गरिमा जी की भी बात पूरी नहीं लगी। मुझे लगा कि ये लोग अभी और कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बाकी रह गया है, और समेटने के चक्कर में जो बाकी है वो छूट गया है। और डॉक्टर मैडम, भले ही आप डॉक्टर नहीं है रिधिमा जी, आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं पता नहीं, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपने डॉक्टर से ज्यादा अच्छी बात की है। आप भले ही डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन वास्तव में आपने जैसे समेटा है, समेटने की कला तो है मैडम। आपने शब्दों को, एक मैं फिटगेराल्ड ने कहा था कि मैं अपने समकालीनों के साथ नहीं होना चाहता, मैं रिधिमा जी को जोड़ दूं, रिधिमा जी बाहर थी, उनको जोड़ दूं। फिटगेराल्ड ने कहा था कि मैं अपने समकालीनों के साथ नहीं होना चाहता क्योंकि मेरी नियति भविष्य के कूड़ेदान में नहीं होगी। मैं समकालीनों के साथ नहीं होना चाहता क्योंकि मेरी नियति भविष्य के कूड़ेदान में नहीं होगी। आप देखिए, इसीलिए भीष्म साहनी अपने समकालीनों से अलग हैं। यदि हम पूरे ध्यान से देखें तो उनके कहानी देख लीजिए, उनके उपन्यास देख लीजिए, उनके नाटक देख लीजिए, उसमें सब में एक कहीं ना कहीं कथा की जो उपस्थिति है वो डायरेक्ट पाठक और लेखक के बीच की है। आप गोदान पढ़िए, डायरेक्ट लेखक और पाठक के बीच नहीं है, उसमें बीच में तीसरा भी आ जाता है। लेकिन भीष्म साहनी के हर एक रचना में पाठक और लेखक के बीच संवाद दिखाई देता है। और जब संवाद दिखाई दे जाए, क्योंकि मैं बार बार एक शब्द दोहराता हूं कि बात से ही बात बनती है, और भीष्म साहनी ने तो अपने हर एक रचनाओं में बात से बात बनाई है। वह अपने समकालीनों से बिल्कुल अलग थे। आप उनकी एक नहीं, यदि समकालीनों से अलग नहीं होते तो अपनी कहानी का नाम हरामजादा नहीं रखते। कितना बड़ा काम किया उन्होंने, नहीं रखते। आप एक फिल्म आई थी कमीने फिल्म आने पे लोग कहने लगे फिल्म का नाम भी कमीने रखने लगे। अरे भैया, कमीने तो अब आई, उन्होंने तो हरामजादा पहले रख लिए। तो बिल्कुल अपने समकालीनों से अलग। और लेकिन जब आप हरामजादा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ी है कहानी, आप देखिए क्या बात नहीं कही है उन्होंने। इतनी मैं तो उसे प्रतीकात्मक कहानी के रूप में मानता हूं कि एक आपके सामने एक प्रतीक उड़ेलती है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हो। हरामजादा भी प्रतीकात्मक है, तमस भी प्रतीकात्मक है, मोहन जोशी हाजिर हो भी प्रतीकात्मक है। अब नजरिया आप क्या है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हो। फिर एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि भीष्म साहनी वास्तव में अपने नाम को भी चरितार्थ करते हैं। आप याद कीजिए भीष्म पितामह, मैं जानबूझ के भीष्म पितामह से भी तुलना करना चाह रहा हूं उनको, कि भीष्म पितामह को याद कीजिए। भीष्म पितामह को पता है उनकी नियति, उन्हें अपनी नियति पता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे इसका अंत इसका होने वाला है। और भीष्म साहनी भी अपनी रचनाओं में अपनी लेखनी की नियति को जानते थे, इसीलिए वो अपने समकालीनों से अलग थे। उन्हें ये नहीं था कि मुझे अपने दौर के लेखक नीचे गिरा देंगे, ऊपर उठा देंगे। जो एक बेबाक बात कहनी थी, उन्होंने बेबाक बात पूर्णतः कही थी। जैसे सुनील तिवारी सर ने शुरुआत की बेबाक से, रिधिमा जी ने उसमें हल्का सा घी डाला, पाटिल जी ने आग जलाई, और गरिमा जी ने उसको लहरने का मौका दिया, और दशरथ जी तो कुंड थे। तो ये जब सब मिलके एक साथ आगे बढ़ा, तो भीष्म साहनी जी को वास्तव में हमने उनके जन्मदिन पर, भले ही वे हमारे साथ नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी बौद्धिकता, उनकी आत्मीयता, उनकी मानवता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी रचना धर्मिता, और सबसे बड़ी बात उनकी स्मृति हम सबके साथ है। हो सकता है वो हमारे साथ आत्मिक रूप से भी उपस्थित हों, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से एक साथ बंधे हुए हैं। और यही इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी सफलता है कि हम सब भीष्म साहनी को
आत्मिक रूप से याद कर रहे हैं और आगे भी उनकी रचना धर्मिता के कारण याद करते रहेंगे। तो सब दशरथ जी को, पंडितनाथ पाटिल जी को, गरिमा जी को, श्रीलंका से जुड़ी हुई रिधिमा जी को, आप चारों को मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने बिल्कुल गागर में सागर भरने का काम किया है, बहुत अच्छे तरह से समेटा है। और सुनील तिवारी सर, आपको तो मैं अपना अग्रज मानता हूं हमेशा, और आप तो छोटी बात बिहारी वाली पंक्ति आप कर ही देते हैं कि बिहारी की एक पंक्ति थी ना कि गागर में सागर ले, देखने में छोटे लगे नहीं, जब वो जाते हैं मेरी फेवरेट पंक्ति है, कहत नटत रिझत खिझत खिलत लजियात, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन की शोभा। तो एक पहले वाली पंक्ति की व्याख्या आप 200 पेज में भी कर सकते हैं, 20 शब्द में भी कर सकते हैं और 200 लाइन में भी कर सकते हैं। ये व्याख्या करने वाले पे डिपेंड होता है। तो सुनील सर भी वैसे ही मारक बातें करते हैं, विष्णु जी ने तो पहले ही बता दिया था, मारक बातें करते हैं। और उन्होंने छोटी सी एक हमारे सामने धार रखी, हमने उस धार को आगे बढ़ाया। 14 अगस्त को फिर हम एक नई धार रखेंगे आप सबके सहयोग से। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इसमें जहां भी स्वार्थ आ जाता है, और यदि आप भीष्म साहनी की रचनाओं को देखें, उसमें स्वार्थ की बात नहीं है, परमार्थ की बात है, इसलिए वे सबसे अलग हैं। वे चाहते, अंग्रेजी के विद्वान थे, अंग्रेजी के जानकार थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे, वे चाहते तो अंग्रेजी में वो करते तुलना, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, हमें अपने मातृभाषा को आगे बढ़ाना है और भाषाई बैरियर को तोड़ना है। आप देखिए ना, अगे को देखिए, इवन नगेंद्र को देखिए, ये सब हिंदी के विद्वान नहीं रहे, दूसरी भाषा से आए आपके सामने और एक नई परिक्रमा रखी। और हम सब तो हिंदी वाले हैं, यदि हम हिंदी की सेवा नहीं करेंगे तो क्या आप कल्पना कीजिए कि मैथ वाला आके हिंदी की सेवा करे, जूलॉजी वाला आके हिंदी की सेवा करे। हमें अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी माटी को, अपनी भूमि को, अपने समाज को, अपने देश को अकेले ही बचाना है। जब यही अकेला अकेला होता जाएगा, अकेला से दुकेला, दुकेला से तिकेला, तो एक पूरी हमारा ब्रह्मांड जुड़ जाता है। अकेले तो हम आए थे, अकेले चले जाएंगे। महात्मा गांधी अकेले ही आए थे। और जैसे मैं पढ़ रहा था एक जगह कि देखिए, हमारे जीवन में लकड़ी का कितना इंपॉर्टेंट होता है। भाई, लकड़ी पे जन्म लेते हैं और लकड़ी पे ही चले जाते हैं, मतलब खाट पे ही जन्म लेते हैं। हर कोई जमीन पे तो जन्म नहीं लेता, खाट पे जन्म लेता है और खाट पे ही चला जाता है। अंतिम यात्रा जब होती है हमारी, तो खाट से ही होती है। तो वो जब एक निर्जीव चीज इतना प्रमुख हो सकता है, तो हम तो सजीव हैं, सजीवता है हमारे अंदर, सोचने, समझने, बोलने, लिखने, गढ़ने, पढ़ने की शक्ति है। तो हमें कुछ अलग तो करना ही चाहिए। विष्णु जी, आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर एक नई कारवां लिखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया में आते तो सब कोई है, लेकिन जो अलग कुछ कर जाता है। और पाटिल सर, आप अपने व्याख्यान जारी रखें, अलग कुछ न कुछ तो होगा। हम सब अपनी बातों को जारी रखें, जितना जारी रहेगा उतना ही भारी रहेगा। देखिए, जब सांसें खत्म हो जाती हैं, हम हल्के हो जाते हैं। जब तक सांस चलती रहती है, हम अपने हिसाब से अपने वजन को कम और ज्यादा करते रहते हैं। तो जारी रहना, भारी रहना। दशरथ सर, आपको भी प्रणाम, अग्रज हैं आप। हमें जारी रहना है, भारी रहना है, हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है। बहुत बहुत सबका आत्मिक आभार, आत्मिक धन्यवाद। अभी हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ी हुई हैं, सुशीला मैम जुड़ी हुई हैं, मनीषा मैम जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार नाम ले लूं सबका, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी है। अनुरोध जी जुड़ी हुई हैं, चारू मैम जुड़ी हुई हैं, कंचन जी जुड़ी हुई हैं, आरती मैम को तो मैंने बीच में ही एक काम दे दिया कि मैम आप काम करो। बाबा साहब गहाने सब भी जुड़े हुए हैं, छाया मैम जुड़ी हुई हैं, ममता मैम जुड़ी हुई हैं, संतोष जी, मतलब जो लोग भी, नीलम श्रीवास्तव मैम, पूनम श्रीवास्तव मैम, कोयल विश्वास मैम और आरती मैम, आपको तो सही में सैल्यूट बनता है, क्योंकि आपको पिछले 2 दिनों में न जाने कितने फोन आए होंगे, ये मैं समझ सकता हूं। और आपने आत्मीयता से सभी का फोन अटेंड किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
वसुंधरा जी हैं, कमलेश जी हैं, मतलब जो भी परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, राधा मैम हैं, श्रद्धा जुड़ी हुई हैं, श्रुति हैं, श्रीकला मैम हैं, तो सब लोग जो हम साथ हैं, क्योंकि ये हम सबका सफल प्रयास है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, एक उंगली को जब चाहो आप तोड़ दो, लेकिन जब 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो मुट्ठी का काम कर देती हैं, और मुट्ठी बन जाने पे हम किसी को परास्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमें मुट्ठी बनकर रहना है, उंगली बनकर नहीं रहना है। हम मुट्ठी बने, मुट्ठी जितना जैसे ह्यूमन चेन बनता है ना, तो हम मुट्ठियों का चेन बनाएंगे और ये चेन मानव चेन के रूप में विराजमान होगा। बहुत बहुत आभार, और प्रतिभागियों जिन्होंने सुना उनका भी बहुत बहुत आभार। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस संगोष्ठी को सफल बनाने में मदद की, उनका भी बहुत बहुत आभार। और सभी प्रतिभागियों से निवेदन कि आप MCQ जरूर भरें। इस बार हमारे विष्णु जी ने बिल्कुल कह दिया है, सुनील जी ने, संयोजक ने कह दिया है कि 10 में से 4 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा लेना नहीं चाहते, परीक्षा तो हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा का अर्थ ही होता है पर इच्छा, जब आप दूसरों की इच्छा के अनुसार चलें। हम तो आपके सदिच्छा लेना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि आप ध्यान से कितना जानते हैं। और प्रश्न में तो समाहित ही न है पर असन, यदि मैं तो शब्दों को तोड़कर बात करता हूं सब में, तो जहां नकारात्मकता है उससे तो हम दूर हैं, हम तो सकारात्मकता की बात करते हैं। विष्णु जी, आप अपना माइक संभालें, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका दिया, आपको विशेष आभार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सटीक आभार ज्ञापन किया, इसीलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों ने, हमारे हिंदी संगठन के सभी सदस्य, आप लोगों ने सदस्यता से इस संगोष्ठी को पूर्ण करने के लिए सहयोग दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इस संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी हिंदी प्रेमी भाई और बहनों का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।